हाँ जी बेटे नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लासेस में अकाउंट्स की में 11th की। आज हम फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म। आपके बुक्स के अंदर तो ये सेकंड चैप्टर है, लेकिन मैं इसे सबसे पहले लेना चाहता हूँ क्योंकि जब तक हमें अकाउंटिंग टर्म्स का पता ही नहीं होगा तब तक हम किसी भी चीज़ को नहीं पढ़ सकते। तो जो हमारी अकाउंट्स के अंदर टर्म्स यूज़ होती हैं पहले हम उनकी जानकारी लेंगे। तो ये आपका वैसे तो सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 है, लेकिन मैं पहले करा रहा हूँ इसे सबसे फर्स्ट पे। तो सबसे पहली होती है बेटे हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बेटे बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? आप व्यापार में जो भी ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको मनी टर्म्स में बोला जा सकता है और दो पार्टीज़ के बीच होती है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मनी टर्म्स में दो पार्टीज़ के बीच होती है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब चाहे वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ सर्विस हो, और उसका फ़र्क किस पे पड़ता है? हमारे एसेट पे या हमारी कैपिटल पे या हमारी लायबिलिटी पे या हमारी इनकम पे या हमारी एक्सपेंसेस पे। तो हम इसे शॉर्ट में लिख रहे हैं। देखिए बाकायदा मैं इन सब चीज़ों के आपको नोट्स दूंगा और इसको पूरा का पूरा लिटरली पढ़ाऊंगा चैप्टर को। मैं जो ये लिखने का काम कर रहा हूँ ये शॉर्ट फॉर्म में है। ये पेपर के लिए आपको बड़ा फ़ायदेमंद रहेगा रिवीजन के लिए। तो एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज expressed in terms of money between two parties it involves exchange of goods or services against money and has an effect on assets, liabilities। बेटे ये एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है, अभी हम 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मनी टर्म्स में है और दो पार्टीज़ के बीच है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मनी टर्म्स में है दो पार्टीज़ के बीच में है, इसमें शामिल है गुड्स का एक्सचेंज और सर्विसेज का एक्सचेंज। बेटे गुड्स का एक्सचेंज कैसे? आपने किसी से सामान खरीदा या आपने किसी को सामान बेचा, गुड्स बेचा। और सर्विसेज का एक्सचेंज कैसे? आपने बेटे अपने बिज़नेस से रिलेटेड किसी से सलाह ली है, एडवाइस ली है, किसी लॉयर से एडवाइस ली है, किसी प्रोफेशनल से एडवाइस ली है, उसको पैसे दिए हैं, या आपकी कोई लॉ फर्म है, आपने
किसी को एडवाइस दी है, आपको पैसे मिले हैं अगेंस्ट मनी, मनी के बदले में। अगर आपने किसी को मुफ्त में सलाह दी है, बिना पैसे के सलाह दी है, एज ए फ्रेंड सलाह दी है, एज ए फ्रेंड सलाह दी है, तो वो इकोनॉमिक में नहीं आती है। साथ में इसका इफ़ेक्ट असेट पे या लायबिलिटी पे या कैपिटल पे या रिवेन्यू पे या एक्सपेंसेस पर पड़ना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बेटे आपके बिजनेस स्टडी के अंदर ये पॉइंट आएगा, वो आपसे पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर सोशल वेलफेयर। या सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बेटे सेल्फ सेटिस्फैक्शन का मतलब ये होता है, कई बार आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए भी कुछ काम करते हैं। जैसे लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारे लोगों ने घर से खाना बनाकर गरीबों में बांटा, तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। या सोशल वेलफेयर किए, लोगों में मास्क बांटे, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसका बिजनेस पर्पस होता है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, दूसरी पहचान क्या होती है इसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी की, कि बेटे इन टर्म्स ऑफ मनी होती है ये। आप खाली क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, आप खाली क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे, मनी की भी बात करेंगे। तीसरा क्या होता है इसमें, दो पार्टीज होती हैं बेटा इसके अंदर। अब जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपके साथ लेता हूँ, ये बेटे मेरा कोचिंग सेंटर है, धीरज अग्रवाल क्लासेस। अब मैंने इस कोचिंग सेंटर के लिए कुछ फर्नीचर खरीदा है। कुर्सी मेज खरीदे कोचिंग सेंटर के लिए। धीरज परचेज फर्नीचर फॉर कोचिंग। तो बेटे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्योंकि आप बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस से कर रहे हैं। आप कमर्शियल पर्पस से कर रहे हैं, फर्नीचर जो खरीद रहे हैं वो इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आप पैसे कमाएंगे उससे। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन अगर यही फर्नीचर धीरज ने घर के लिए खरीदा होता, धीरज परचेज फर्नीचर फॉर हाउस, तो बेटे अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने घर के लिए फर्नीचर ख़रीदा है तो आपने पैसा कमाने के लिए थोड़ी ख़रीदा, घर से थोड़ी पैसा कमाओगे। तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
ठीक है बेटे, घर पे मम्मी खाना बनाती हैं, मदर कुक फूड एट होम। तो मम्मी जो घर पे खाना बनाती हैं वो आपसे पैसे के बदले बनाती हैं क्या? पिट जाओगे घर पे बेटे अगर मम्मी से ये बात बोल दी तो, कि मम्मी तुम जो खाना बना रही हो वो तुम पैसे के लिए बना रही हो। बेटे झाड़ू और चप्पलों से जो सेवा होगी वो ध्यान रखना फिर अपनी। तो ये नॉन इकोनॉमिक है। और जबकि अगर होटल यही काम करता है, वाइल सेम थिंग इन केस ऑफ होटल, अब बेटे तुम होटल में पहुंच गए, तुमने होटल में पहुंचने के बाद बोला कि पैसे कैसे, मम्मी भी तो नहीं लेती घर पे पैसे, तो तुम्हें भी पैसे नहीं मिलेंगे। फिर बेटे होटल वाले तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम्हें जो वहाँ पे प्लेट वगैरह मांजनी पड़ेंगी वो अंदाज़ा लगा लेना अच्छी तरीके से। तो कौन सी चीज़ इकोनॉमिक है, कौन सी चीज़ इकोनॉमिक नहीं है, ये डिपेंड करता है पर्पस। अगर आपने पैसा कमाने के लिए कोई एक्टिविटी करी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करी है, और बेटे अगर खुद को सेटिस्फाई करने के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए कोई एक्टिविटी करी है तो वो नॉन इकोनॉमिक कहलाए। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, बहुत प्यार से चलना है, बहुत प्यार से। आपकी बेस क्लास है ये। सेकंड पॉइंट पे आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट में बेटे हमारा आता है अकाउंट, सेकंड टर्म। अकाउंट क्या होता है बेटे? अकाउंट होता है किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को, किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को समराइज करके एक जगह रख देना। बेटे इसमें खाली अमाउंट ही रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उसका इफेक्ट भी लेते हैं। तो अकाउंट माने पहले लिख लेते हैं, अकाउंट refers to a summarized record of relevant transactions of particular head at a one place। बेटे समराइज रिकॉर्ड रखा जाता है रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस का एक जगह पर, किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का समराइज करके एक जगह रिकॉर्ड रखना। कैसे बनाते हैं अकाउंट बेटे? ध्यान से देखिए, स्केल निकाल लो बेटे, होगा सब बच्चों के पास। जिनके पास नहीं है वो बेटे बाज़ार से उधार खरीद लाओ। आजकल तो EMI पे चलती हैं सारी चीज़ें। 50 पैसे का स्केल आप किस्तों में भी ले सकते हो। तो अकाउंट कैसे बनाएंगे वो बहुत ध्यान से देखिए। लाइन सीधी खींचनी है, मेरी गलत खिंच गई है, टेढ़ी हो गई है। अब इसके 2 टुकड़े कर लो। ठीक है, अब इसे सजाना है बेटे। कैसे सजाओगे? इसका नाम लिखोगे सबसे पहले तो कि ये अकाउंट है,
इधर आता है बेटे पर्टिकुलर, इधर आती है अमाउंट, अमाउंट रुपीज़ पैसा, पर्टिकुलर अमाउंट। बेटे जो ये वाली साइड है, देखो हाथ लगा के देखो अपना, ये कौन सी साइड लग रही है? ये लेफ़्ट साइड है। तो लेफ़्ट साइड को कहते हैं डेबिट, और ये सीधे हाथ पर है, ये सीधे हाथ पर है तो राइट साइड है, इसे कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। यहाँ बेटे इनके टोटल किए जाते हैं, अकाउंट्स के डबल लाइन खींची जाती है, और ये देखो टी शेप में बन रहा है, टी शेप में बन रहा है, तो इसलिए इसको टी शेप अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, लेफ़्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, और टी शेप आ रही है तो टी शेप अकाउंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम आराम से चलना है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं भागना। थर्ड आइटम है बेटे हमारी कैपिटल। जैसे भगवान कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, ऐसे ही कैपिटल के भी और नाम होते हैं। इसे ऑनर इक्विटी भी कहते हैं, इसे नेट वर्थ भी कहते हैं। ठीक है बेटा जी। बेटे कैपिटल को अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, सिंपल वर्ड में बोलें तो अमाउंट इंट्रोड्यूस। अब जो बेटे अमाउंट वर्ड लगाते हैं ना, वो गलत होते हैं। आप घर से कुछ भी लाकर बिजनेस में लगा रहे हो, तो मैं इस बात को गलत मानता हूँ थोड़ा सा, कि ये अमाउंट वर्ड नहीं आना चाहिए। आपने बिजनेस में जो भी लगाया है, इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस, बाय बिजनेसमैन is known as capital। ठीक है बेटे। अब देखो, मैं पहले आपको थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ, फिर उसके बाद बात करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, राम bring from his house into business। राम अपने घर से बिजनेस में क्या क्या लाया? नंबर 1 कैश लाया 2 लाख। नंबर 2 फर्नीचर लेकर आया घर से ऑफिस के लिए 1 लाख। और बेटे कुछ स्टॉक भी लाया है, गुड्स 50,000। ठीक है, राम अपने घर से 3 चीज़ें लेकर आया है, ये तीनों चीज़ें उनने बिजनेस में लगा दी, तो हम बोलेंगे कि राम की कैपिटल कितनी हो गई? 3.5 लाख। अब एक बड़े गजब का क्वेश्चन आता है पेपर में, एक बड़े गजब का क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। वो कहता है कैपिटल को बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं, दैट इज इंटरनल
लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। बेटे लायबिलिटी वर्ड का मतलब तो होता है, बेटे उधार का मतलब तो ये हो गया कि इसका मतलब ये पैसा लौटाना है। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? जब हम किसी चीज़ में पैसा लगाते हैं तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होता है, वो लायबिलिटी कैसे बन गया? अब बेटे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है सबको। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सब बच्चे मेरे साथ समझेंगे कि हम तो पैसा लगा रहे हैं, ये लायबिलिटी कैसे बन गया। आइए इस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो बेटे, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस अलग होता है, बिजनेस अलग होता है, सेपरेट होता है, और ये बिजनेसमैन अलग होता है, सेपरेट होता है। हम जो बेटे बुक्स बना रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं, वो किसके बना रहे हैं? हम बना रहे हैं बिजनेस के। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं वो किसके बना रहे हैं? हम बिजनेस के बना रहे हैं बेटे। हम बिजनेसमैन का कुछ नहीं बना रहे। ये अकाउंट हम किसके बना रहे हैं? बिजनेस के बना रहे हैं। बिजनेसमैन का हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो बिजनेसमैन ने जो भी पैसा लगाया है यहाँ पे, चाहे उसने कैश लगाया है, चाहे उसने फर्नीचर डाला है, चाहे उसने स्टॉक डाला है, ये उसने व्यापार को उधार दिया है। तो व्यापार की बुक्स में इसे लायबिलिटी माना जाएगा। जिस दिन दुकान बंद होगी ये सारा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। इसलिए हम कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। इसलिए हम कैपिटल को इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। बेटे ये मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ ना आपको, ये एक एक पॉइंट बड़े गजब का है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। दोबारा सुनिए फिर से। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि व्यापार अलग, व्यापारी अलग, दुकान अलग, दुकानदार अलग। दुकानदार ने जो भी पैसा लगाया है, बिजनेसमैन ने जो भी पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, वो सारा का सारा दुकान को वापस करना पड़ेगा जिस दिन दुकान बंद करोगे। इसलिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट किसके बना रहे हैं? दुकान के बना रहे, दुकानदार के नहीं बना रहे। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वो बिजनेस के मेंटेन कर रहे हैं। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होंगे, बिजनेसमैन के नहीं होंगे। तो बिजनेस इस पैसे को लौटाएगा। अगर बिजनेस लौटाएगा तो बिजनेस के लिए ये इंटरनल लायबिलिटी है। ठीक है यहाँ तक? तो बेटे इसकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती है जो बाद के चैप्टर में आएगी आपके पास। इसकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनती है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है? तो कैपिटल का मतलब ये हो गया कि जो भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया है, चाहे वो कैश है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो स्टॉक है, कुछ भी है, जो भी चीज़ आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है वो कैपिटल है। इससे बिजनेस की इंटरनल लायबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है यहाँ तक? चौथे पॉइंट पे आ रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है बेटा ड्राइंग्स।
बेटे बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल बढ़ी, और अगर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाल लिया, विड्रॉ फ्रॉम विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस। जब बेटे बिजनेस में पैसा लगाया था कैपिटल बढ़ी थी, अब बिजनेस से पैसा निकाल रहे हो तो कैपिटल कम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, राम विड्रॉ कैश 50,000, स्टॉक 10,000। राम ने कैश निकाल लिया 50, स्टॉक निकाल लिया 10। तो बेटे कैपिटल कितनी थी आपकी? 3.5 लाख। उसमें से 60,000 आपने निकाल लिए, तो अब कैपिटल कितनी रह जाएगी? 290। तो ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है जब आप बिजनेस से कोई चीज़ निकालते हो। 5वां पॉइंट है बेटे हमारा लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब बेटे सिंपल वर्ड्स में होता है देनदारी, मतलब ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब आपके ऊपर उधारी है या आपके ऊपर लायबिलिटी है या बर्डन है। अगर हम इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। बेटे लायबिलिटी को क्लासिफाई करने का तरीका होता है, सबसे पहले होती है हमारी इंटरनल लायबिलिटी, और इधर होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। इंटरनल लायबिलिटी बेटे क्या होती है? लायबिलिटी टूवर्ड्स द ऑनर, जो भी मैंने पीछे बताई थी। टूवर्ड्स द ऑनर मतलब जो राम को पैसा वापस करना है, ऑफ बिजनेस। क्या चीज़ है वो? नाम बताओ, सोच के जल्दी बताओ। एक तो कैपिटल प्लस जो बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया है। तो लायबिलिटी इंटरनल वो होती है जो ऑनर को देनी है। आप जो बिजनेस ऑनर को पैसे वापस करेगा, कैपिटल वापस करेगा, प्रॉफिट देगा कमाकर, वो इंटरनल लायबिलिटी है। लायबिलिटी टूवर्ड्स आउटसाइडर। बेटे इसको फिर 2 पार्ट में बांटते हैं। एक होती है नॉन करंट लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी।
अब ज़रा नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? बेटे नॉन करंट लायबिलिटी वो होती है जो 1 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए होती है, मतलब दैट इज़ पेबल आफ्टर 1 ईयर। एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप इसके, लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर। अब बेटे लॉन्ग टर्म लोन तो समझ में आ रहा है, जो लंबी अवधि का लोन है। अब ये डिबेंचर क्या होता है? बेटे ये नाम होता है डिबेंचर, एक तरीके से डिबेंचर सर्टिफिकेट्स होते हैं। आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये टर्म आपको समझ में आ जाएगी। अभी थोड़ा सा आप बेसिक पर है, तो ये मैं इतनी सारी चीज़ें अगर एक साथ समझाऊंगा तो मिक्सअप हो जाएगा सारा का सारा। तो ये हो गया हमारा नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्या होता है बेटा? दैट इज पेबल विद इन 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, ये बेटे टर्म हमने सीखनी है अभी। बिल्स पेबल, ये भी हमने सीखना है अभी, इसी चैप्टर में करेंगे ये सब। बैंक ओवरड्राफ्ट, एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म होती है बेटे हमारी एसेट्स। बेटे एसेट किसे कहते हैं? एसेट कहते हैं संपत्ति को, रिसोर्सेज को, जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होता है। हम एसेट इसलिए क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, खरीदते हैं कि हम भविष्य में उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। अब मैंने फर्नीचर ख़रीदा था, तो मैंने फर्नीचर किस लिए ख़रीदा था बेटे? फर्नीचर इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मैं अपने कोचिंग में यूज़ करूँगा। तो आर रिसोर्सेज ओन बाय a business entity that can be expressed in terms of money. And provides future economic benefits to the business एंटिटी। अब बेटे असेट्स की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं ज़रा, ठीक है? बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। देखो एसेट्स का क्लासिफिकेशन देखो पहले बहुत अच्छी तरीके से। एसेट्स को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला नॉन करंट एसेट, करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट्स। बेटे नॉन करंट एसेट वो होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा के लिए या पैसा कमाने के लिए ख़रीदी जाती हैं। आप इन्हें बिज़नेस में यूज़ करते हो,
करंट एसेट्स वो होती हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, ये सब मैं भी आपको लिखवाऊंगा। और बेटे फिक्टिशियस एसेट्स जो होती हैं इन्हें तो आप याद कर लो, ये तो वास्तव में कूड़ा होती है। इन्हें तो हम एसेट इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे लॉसेस होते हैं जो कि हम ख़त्म नहीं कर पाए। फिर हम नॉन करंट एसेट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स। फिर फिक्स्ड एसेट को दो कैटेगरी में बांटते हैं, टेंजेबल, इनटेंजेबल। टेंजेबल वो होती हैं बेटे हम जिन्हें छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इनटेंजेबल वो होती हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू या पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब एक एक करके इनका आराम आराम से समझते हैं। तो बेटे एसेट्स का क्लासिफिकेशन समझते हैं ज़रा। सबसे पहला था हमारा करंट एसेट। हालांकि ये 2 नंबर पे था पीछे, पर पहले मैंने इसे ले लिया जिससे कि मैं इसे लिखवा दूँ। ऊपर नीचे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो पहले नॉन करंट लिख लेना। करंट एसेट आर those assets, current assets are those assets which are held for short period and can be converted into cash within 1 year। ठीक है बेटे, यहाँ तक। करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड यानी लेस देन 1 ईयर, और कैश के अंदर 1 साल में ही कन्वर्ट हो जाती है। एग्ज़ाम्पल देखें बेटे इसका ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटर, स्टॉक, बहुत सारी हैं, बिल्स, रिसीवेबल, ये सब इसमें आते हैं। बेटे करंट एसेट्स के सिनोनियम भी होते हैं कुछ, जैसे कि करंट एसेट्स को हम और नामों से भी पुकारते हैं, ऑल्सो नोन एज इसे शॉर्ट लिव असेट भी कहते हैं। ये नाम आपको पेपर में हो सकता है पूछ ले वो, लेकिन फॉर नॉलेज पर्पज़ से मैं लिख रहा हूँ। इसे एक्टिव असेट्स भी कहते हैं बेटे। बेटे इन्हें फ्लोटिंग एसेट भी कहते हैं। इन्हें सर्कुलेटिंग एसेट भी कहते हैं। ये मैं आपको केवल नॉलेज पर्पज़ से लिखवा रहा हूँ कि केवल आपको ध्यान रहे ये चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटे। सेकंड है हमारा नॉन करंट एसेट। ठीक है, आइए नॉन करंट एसेट पे आइए। नॉन करंट एसेट आर those assets
नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held for long period and used for business operations. ठीक है बेटे, बिजनेस ऑपरेशंस। अब नॉन करंट एसेट को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होती है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि आपने किसी दूसरी कंपनी के शेयर या डिबेंचर में पैसा लगा रखा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिबेंचर ऑफ अदर कंपनी। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं बेटे? which cannot be converted into cash immediately. For example, land, machine, एटसेट्रा। बेटे फिक्स्ड एसेट वो होती हैं जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती जल्दी से। आप इन्हें यूज़ करने के लिए खरीदते हो, बेचने के लिए नहीं खरीदते। अब इन्हें फर्दर क्लासीफाई किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स को। दे further classified into पहला टेंजेबल एसेट, टेंजेबल एसेट क्या होती है बेटे? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, आप इन्हें देख सकते हो, छू सकते हो। दोज एसेट्स विच हैव, बेटे ये जितने भी नोट्स मैं लिख रहा हूँ ये सब कॉन्सेप्ट रजिस्टर के अंदर आपको लिखने हैं। ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाना है आपको। दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड can be seen and touched। बी देखिए, इंटेंजेबल एसेट्स,
those assets which have no physical existence and can be felt by operation। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा गुडविल। कोई व्यक्ति कितना फेमस है ये आप महसूस कर सकते हो, आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आप मेज़र नहीं कर सकते, आप टच नहीं कर सकते कि वो कितना फेमस है। आपने कोई मशीन खरीदी, उसे टच कर सकते हो, छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन कोई व्यक्ति कितना मशहूर है, हल्दीराम कितना मशहूर है, कितना फेमस है, आप कैसे महसूस करोगे? आप बेटे केवल अंदाज़ा लगा सकते हो, महसूस कर सकते हो, आप उसे छू या पकड़ नहीं सकते, तोल नहीं सकते, मेज़र नहीं कर सकते। लास्ट है और लास्ट है बेटे हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। बेटे इन एसेट्स की कोई कीमत, नॉमिनल लिखना था मेरे को, गलत हो गया थोड़ा ये, प्रैक्टिकली इन एसेट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये तो बेटे भीड़ होती है, अननेसेसरी बैलेंस शीट में दिखाते हो आप इन्हें, ना तो इनसे कोई फर्दर बेनिफिट होने वाला है आपको। These are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets। बेसिकली ये होते क्या है सर? बेसिकली ये लॉसेस होते हैं। दे आर लॉसेस नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर in which they are incurred, but in more than one अकाउंटिंग पीरियड। कहना क्या चाहते हैं बेटे, 2 मिनट सुन लेना बस। देखो ऐसा था, आपने कोई एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा किया, एग्जाम्पल समझते हैं। कोई एडवर्टीज़मेंट पे ह्यूज एक्सपेंडिचर किया है 1 लाख रुपए का। बेटे इसका फ़ायदा तुम्हें 5 साल तक मिलेगा।
सपोज़ मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। बेटा जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। वो ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाती हैं? जैसे आपने टीवी पे देखा होगा, सलमान खान जी सलमान खान एडवर्टीज़मेंट करते हैं आज की डेट में, वो स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, या शाहरुख खान आते हैं बाईजूस का एडवर्टीज़मेंट करते हैं। तो बेटे ये जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं ना, ये 4-5 साल के लिए इन्हें बुक कर लिया जाता है। मतलब 5 साल तक वो उनका एडवर्टीज़मेंट करेंगे, लेकिन पेमेंट वो शुरू में ले लेते हैं। सपोज़ आपने 1 अप्रैल 2020 को SRK को 1 लाख रुपए दिए बाईजूस वाले ने फॉर 5 ईयर्स के साथ 5 साल तक आप हमारी ब्रांडिंग करोगे। 1 अप्रैल 2020 से पहला साल ख़त्म हो गया। 31 मार्च 21 को, 31 मार्च 22 को, 31 मार्च 23 को, 31 मार्च 24 को, और 5वां साल 31 मार्च 25 को। अब कायदा ये कहना चाहिए कि इस 1 लाख रुपए का फ़ायदा तुम्हें 5 साल तक होगा, तो ये खर्चा 20-20 हज़ार का 5 सालों में डाला जाना चाहिए। यही तो होना चाहिए। पर बेटे तुमने तो 1 अप्रैल 20 को ही दे दिया SRK को 1 लाख रुपए, तो ये 5 सालों में फिर खर्चे की केवल एंट्री जाएगी। आपकी जेब से कैश तो चला गया 1 अप्रैल 20 को ही, लेकिन आप उसे प्रोपोर्शनेटली खर्चा बनाकर 5 सालों में डालेंगे, तो यानी कि ये 1 साल से ज़्यादा पीरियड में राइट ऑफ होगा। तो ये 21 के बाद यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक ये कहलाएगा आपका फिक्टिशियस एसेट्स। यानी कि ऐसा खर्चा जो पे हो चुका है लेकिन राइट ऑफ नहीं हुआ। इसको और डिटेल में करेंगे हम आगे, जर्नल एंट्रीज़ वगैरह जब सीखेंगे और डिटेल में करेंगे। फ़िलहाल यहाँ तक के लिए इतना बहुत है। अब बेटा इसकी सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं, यहाँ तक कि जितने हमने पॉइंट कवर किए हैं, ठीक है। हाँ जी बेटे, ज़रा एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म की। सबसे पहले हमने पढ़ा था बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी शामिल, जिन्हें हम मनी टर्म्स में ले सकते हैं, 2 पार्टीज़ के बीच होती है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जाता है। याद आया आपको? तो एक बार जरा थ्योरी पढ़ लेते हैं। द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन रेफर्स टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बिटवीन 2 पार्टीज। बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है 2 पार्टीज के बीच में होते हैं। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर ए मॉनेटरी कंसिडरेशन। इसमें बेटे गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज पैसों के बदले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स रिसीव फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, वेजेस एटसेट्रा, रिसीप्ट ऑफ इनकम लाइक इंटरेस्ट, कमीशन, डिविडेंड एटसेट्रा। बेटे फीचर्स क्या होते हैं इसके बिजनेस ट्रांजैक्शन के? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी टर्म्स में होती है। इट इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी, दस इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। 2 पार्टीज़ के बीच होती है। इट इज़ एंटर्ड बिटवीन 2 पार्टीज। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट मनी। बिजनेस ट्रांजैक्शन मस्ट कॉज, बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पड़ता है असेट पे, लायबिलिटी पे, कैपिटल पे, रिवेन्यू पे, एक्सपेंसेस पे। इसके लिए हमने अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनाई थी आपकी। बेटे ट्रांजैक्शन कैश में भी हो सकती है, उधार भी हो सकती है, क्रेडिट भी हो सकती है। अगर कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश या तो पे करना पड़ेगा या कैश रिसीव होगा। When the amount of transaction is paid or received at the time of transaction itself is known as cash transaction. सपोज आपने 1000 रुपये का किसी को सामान बेचा तो 1000 रुपये आपके पास आ जाएंगे।
क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है पैसा बाद में मिलेगा या बाद में देना पड़ेगा, उसे क्रेडिट कहते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन इज पेड और रिसीव्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को फर्दर क्लासीफाई दो पार्ट में कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन जो फर्म और अदर पार्टी के बीच हो रही है, इंटरनल ट्रांजैक्शन जो बिजनेस अपने अंदर खुद करता है। जैसे इसमें एक वर्ड यूज किया है डेप्रिसिएशन। बेटा आप कोई मशीन खरीद कर लाए थे, उस मशीन को यूज करेंगे तो दिन पर दिन उसकी वैल्यू कम होनी है, इसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब एसेट की वैल्यू में कमी होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये इंटरनल ट्रांजैक्शन माना जाता है। अकाउंट, अकाउंट इज ए समराइज रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। बेटे नोट सामने रखिएगा प्लीज, इसे सुनते समय पढ़ते समय। अकाउंट एक समराइज रिकॉर्ड है किसी पर्टिकुलर हेड की सभी रेलिवेंट ट्रांजैक्शंस का एक जगह पर। बेटे इसमें खाली अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करते, उसका इफेक्ट और डायरेक्शन भी लेते हैं। हम हर इंडिविजुअल के लिए, फर्म के लिए, एसेट के लिए, लायबिलिटी के लिए, हर एक के लिए अलग अलग अकाउंट खोलते हैं। इन्हें टी शेप अकाउंट कहते हैं, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। ये तो मैंने पढ़ा दिया था आपको। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है जो प्रोप्राइटर ने बिजनेस में पैसा लगाया। इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। अब वो चाहे घर से कैश लाए, चाहे स्टॉक लाए, चाहे फर्नीचर लाए, कुछ भी ला सकता है। फिर मैंने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझाया था आपको। बेटे ये लायबिलिटी माना जाता है बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि हम बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस के बना रहे हैं, बिजनेसमैन के नहीं बना रहे। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेस अलग, बिजनेस एक अलग सेपरेट एंटिटी है ऑनर्स से। हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। इट इज ए लायबिलिटी अंडर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिकॉज बिजनेस इज ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस ऑनर से एक अलग सेपरेट और डिस्टिंक्ट एंटिटी है। ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी हुई है, कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी। ड्राइंग्स की बात करते हैं। बेटे बिजनेस से जो पैसा निकाला जा रहा है, अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज प्राइवेट और पर्सनल यूज फ्रॉम बिजनेस इज टर्म्ड एज ड्राइंग्स। प्रोप्राइटर ने बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए, प्राइवेट पर्पस के लिए अगर कोई सामान या पैसा निकाला है तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जो बेटे वो सामान निकाल रहा है बिजनेस से, अब मान लीजिए बेटे मैं बिजनेस में फर्नीचर खरीद कर लाया था। कुर्सी थी 1000 रुपए की और मैं बेचता हूं 1500 रुपए की, 500 रुपए का प्रॉफिट कमाता हूं। अब घर पे 2 कुर्सी चाहिए थी तो मैं घर पे 2 कुर्सी ले गया। तो बेटे मैं क्या कहूँगा, मैं 3000 रुपये का माल ले गया या 2000 रुपये का माल ले गया? क्या मैं घर से भी प्रॉफिट कमाऊँगा? तो मैं क्या कहूँगा, मैंने घर पे 2000 रुपये की 2 कुर्सी बेच दी, क्योंकि मैं घर से प्रॉफिट नहीं कमा सकता। प्रॉफिट आउटसाइडर्स से कमाया जाता है। तो इसलिए गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। तो जो घर पे या पर्सनल पर्पस के लिए आप गुड्स ले जाएंगे वो परचेज प्राइस पर लेकर जाएंगे। बेटे ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाती है। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैपिटल में से ड्राइंग को घटाकर दिखाया जाता है। ये मैंने चित्र दिखा रखा है यहाँ पे, ड्राइंग्स का आप देख लीजिए। लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी आर द ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी ऑब्लिगेशन या डेट पेबल बाय द एंटरप्राइज इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ मनी और गुड्स। बेटे वो पैसा जो भविष्य में लौटाना है व्यापार को, वो लायबिलिटी। अगर ऑनर को लौटाना है तो इंटरनल लायबिलिटी, मैंने बताया था एग्जांपल कैपिटल, प्रॉफिट। और आउटसाइडर को लौटाना है तो बेटे एक्सटर्नल लायबिलिटी।
Liability towards owner of the business is termed as internal liability. On the other hand, liability towards outsider is termed as external liability. Creditor, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म लोन। लाइबिलिटीज को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है बेटे दो पार्ट में, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, अगर लाइबिलिटी 1 साल बाद पे करनी है, सच एज टर्म लोन, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और अगर 1 साल के अंदर ही पे करनी है, लाइबिलिटी पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, क्रेडिटर, बीपी, ओवरड्राफ्ट, तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। अब एसेट्स पे आते हैं। एसेट्स को बेटे हम जो क्लासीफाई करते हैं, सबसे पहले एसेट्स होती क्या है? वैल्यूएबल थिंग्स ओन्ड बाय द बिजनेस आर नोन एज एसेट्स। कोई भी वैल्यूएबल चीज जो बिजनेस के पास है उसे एसेट कहते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब प्रोफेसर R.N. एंथनी ने भी कोई डेफिनेशन दी है बेटे, इन्होंने भी डेफिनेशन दी, एसेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच वर एक्वायर एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। एसेट हमारे वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस के पास होते हैं और उन्हें खरीदा जाता है मनी कॉस्ट में। इस डेफिनेशन से क्या क्लियर होता है? सबसे पहली चीज, एसेट बिजनेस के प्रॉपर्टी है, बिजनेस के पास उसका मालिकाना हक है। एसेट को हम फिजिकल फॉर्म में या इनविजिबल फॉर्म में भी देख सकते हैं, यानी टेंजिबल, इनटेंजिबल। एसेट की कुछ वैल्यू होती है जिसे मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। एसेट की वैल्यू को मनी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। एसेट को फर्दर क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले नॉन करंट एसेट, दोज एसेट विच आर हैड बाय एन एंटरप्राइज नॉट विद द पर्पज टू रीसेल। बेटे ऐसी एसेट जो आपने रीसेल खरीदने के लिए नहीं खरीदी है बल्कि बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदी है या इन्वेस्टमेंट की है, उन्हें हम नॉन करंट एसेट कहते हैं। इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं फिक्स्ड एसेट में और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर खरीदना, जहां से आपको इंटरेस्ट आएगा। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, डिबेंचर खरीद लिए, अब वो कंपनी आपको ब्याज देगी, डिविडेंड देगी, तो इसे कहते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट वो होती है जो व्यापार में यूज करने के लिए खरीदते हैं। जैसे मैंने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए लैपटॉप, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें खरीदी, तो मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, मैंने ये यूज करने के लिए खरीदी है। फिक्स्ड एसेट, लैंड, मशीन, दीज आर एसेट्स आर नॉट मीन्ड फॉर रीसेल, दे इंक्रीज द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, दे आर फर्दर क्लासीफाई इनटू टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो एसेट है जिनकी बेटा फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, आप उन्हें छू सकते हो, टच कर सकते हो। अब मेरा लैपटॉप है, आप उसे छू सकते हो, देख सकते हो, लेकिन बेटे लैपटॉप के अंदर जो सॉफ्टवेयर पड़ा है उसे कैसे छूओगे? वो इंटेंजिबल एसेट है। मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या आप उसे छू सकते हो, पकड़ सकते हो, तोल सकते हो? इंटेंजिबल एसेट है। तो टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट वो होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, उन्हें ना हम छू सकते ना टच कर सकते। पेटेंट है। अब बेटे पेटेंट किसे कहते हैं समझ लीजिए, आपने कोई मेडिसिन बनाई है, उसका फॉर्मूला जो होता है वो पेटेंट होता है। जैसे बाबा रामदेव ने कोरोनिल की दवाई बनाई है, तो उसका जो फॉर्मूला है उसे वो पेटेंट करा लेगा। अब आगे भविष्य में अगर किसी को भी वो दवाई बनानी है तो पहले बाबा रामदेव से परमिशन लेनी पड़ेगी। गुडविल, हीरालाल का एग्जाम्पल दिया था, हल्दीराम का एग्जाम्पल दिया। ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। करंट एसेट बेटे जो शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं 1 साल के अंदर। असेट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 ईयर, आर नोन एज करंट एसेट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टॉक है, बिल्स रिसीवेबल, BR को कहते हैं, BR को बिल्स रिसीवेबल। दीज एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज सर्कुलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग, फ्लोटिंग, ये इनके नाम है, सिनोनियम है। गुड्स आर परचेज्ड विद अ पर्पज टू रीसेल, बेटे गुड्स इसलिए खरीदे क्योंकि आप बेचना चाहते हो, तो करंट एसेट है। डेटर, जिनको उधार माल बेचा है उनसे पैसे लेंगे, करंट एसेट है। ये प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह मैं आगे समझाऊंगा।
एग्जाम्पल देखिए बेटे, धीरज अग्रवाल क्लासेस ने फर्नीचर खरीदा है कोचिंग पर्पस के लिए, करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट है? बेटे मैं यूज़ करूँगा फर्नीचर का, बेचने के लिए नहीं खरीदा है मैंने, तो मेरे लिए फिक्स्ड एसेट है। लेकिन कोमल फर्नीचर हाउस ने जो फर्नीचर खरीदा है वो रीसेल करने के लिए खरीदा है, उसके लिए करंट एसेट है। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स, बेटे फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ऐसी एसेट जिनकी ना तो कोई फिजिकल फॉर्म है, ना वो टेंजेबल है, ना इनटेंजेबल है। वास्तव में ये लॉस होते हैं जिनको एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड में राइट ऑफ किया था। मैंने एग्जाम्पल कराया था आपको SRK का। हमने SRK को 1 लाख रुपए दिए बाई जूस का एडवर्टीजमेंट करने। अब यहाँ पे मैंने ईयर 2012 डाल रखा है, आप उससे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इफ द एंटायर एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर 2012, अब अगर पूरा का पूरा 1 लाख 2012 में आपने P&L में डाल दिया तो बेटे प्रॉफिट नेगेटिव हो जाएगा, प्रॉफिट माइनस में आ जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 5 सालों में डालते हैं। इट इज डिसाइडेड दैट प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस should be written off 20% every year. It will take 5 years to write off the expenditure. बेटे यहाँ तक आपकी क्लास थी ये। नेक्स्ट क्लास में अगला वीडियो बनाऊंगा मैं इसी का ही, ठीक है ना। आज मैंने जो आपके साथ आइटम कवर किए थे पहले मैंने उनको सबको समझा दिया, फिर आपको थ्योरी पढ़ के सुना दी। आप इसे तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से। अच्छा बेटे एक बात और है, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बहुत तेज़ स्पीड से पढ़ा रहे हैं। नहीं बेटे मैं तेज़ स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बल्कि मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले करा दी है, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ पढ़ रहा था। अगर आप में से किसी बच्चे को लगे मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे कमेंट भेज सकता है, मैसेज कर सकता है, मैं स्पीड धीमी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके बेटे।